बुर्जुआ और सर्वहारा लोकतंत्र। जिस प्रश्न को काउत्स्की ने इतनी बेशर्मी से उलझा दिया है वह वास्तव में इस प्रकार है। अगर हम सामान्य ज्ञान और इतिहास का मजाक न उड़ाएं तो ये स्पष्ट है कि जब तक विभिन्न वर्ग मौजूद हैं हम शुद्ध लोकतंत्र की बात नहीं कर सकते, हम केवल वर्ग लोकतंत्र की बात कर सकते हैं। आइए हम कोष्ठक में कहें कि शुद्ध लोकतंत्र न केवल एक अज्ञानी वाक्यांश है जो वर्ग संघर्ष और राज्य की प्रकृति दोनों की समझ की कमी को दर्शाता है, बल्कि यह एक 3 बार खाली वाक्यांश भी है, क्योंकि साम्यवादी समाज में लोकतंत्र बदलने और आदत बनने की प्रक्रिया में खत्म हो जाएगा, लेकिन कभी भी शुद्ध लोकतंत्र नहीं होगा। शुद्ध लोकतंत्र एक उदारवादी का झूठा मुहावरा है जो मजदूरों को मूर्ख बनाना चाहता है। इतिहास बुर्जुआ लोकतंत्र के बारे में जानता है जो सामंतवाद की जगह लेता है, और सर्वहारा लोकतंत्र जो बुर्जुआ लोकतंत्र की जगह लेता है। जब काउत्स्की दर्जनों पन्ने इस सत्य को साबित करने में लगाते हैं कि बुर्जुआ लोकतंत्र मध्ययुगीनता की तुलना में प्रगतिशील है और सर्वहारा वर्ग को बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ अपने संघर्ष में इसका निश्चित रूप से उपयोग करना चाहिए, तो वास्तव में ये केवल उदारवादी बकवास है जिसका उद्देश्य श्रमिकों को मूर्ख बनाना है। यह न केवल शिक्षित जर्मनी के लिए बल्कि अशिक्षित रूस के लिए भी एक सत्य है। आधुनिक यानी पूंजीवादी लोकतंत्र के बुर्जुआ सार के बारे में बताने से बचने के लिए काउत्स्की केवल मजदूरों की आंखों में शिक्षित धूल झोंक रहे हैं, जब वे एक घमंडी भाव के साथ वेटलिंग और पैराग्वे के जेसुइट्स और कई अन्य चीजों के बारे में बात करते हैं। काउत्स्की मार्क्सवाद से वह सब कुछ लेता है जो उदारवादियों को पूंजीपतियों को स्वीकार्य है, मध्य युग की आलोचना तथा सामान्य रूप से पूंजीवाद और विशेष रूप से पूंजीवादी लोकतंत्र की प्रगतिशील ऐतिहासिक भूमिका, तथा मार्क्सवाद में वह सब कुछ त्याग देता है, चुपचाप छोड़ देता है, अनदेखा कर देता है जो पूंजीपतियों को अस्वीकार्य है। पूंजीपतियों के विनाश के लिए पूंजीपतियों के विरुद्ध सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी हिंसा। यही कारण है कि काउत्स्की अपनी वस्तुपरक स्थिति के कारण तथा अपनी व्यक्तिपरक मान्यताओं से परे अनिवार्य रूप से पूंजीपति वर्ग का चापलूस साबित होता है। बुर्जुआ लोकतंत्र, हालांकि मध्ययुगीनता की तुलना में एक महान ऐतिहासिक प्रगति है, हमेशा बना रहता है और पूंजीवाद के तहत सीमित, छोटा, झूठा और पाखंडी बना रहेगा। अमीरों के लिए स्वर्ग और शोषितों, गरीबों के लिए जाल और धोखा। ये वह सत्य है जो मार्क्स की शिक्षा का सबसे आवश्यक हिस्सा है, जिसे मार्क्सवादी काउत्स्की समझने में विफल रहे हैं। इस मूल मुद्दे पर काउत्स्की उन स्थितियों की वैज्ञानिक आलोचना के बजाय पूंजीपति वर्ग के लिए आनंद प्रदान करता है जो हर बुर्जुआ लोकतंत्र को अमीरों का लोकतंत्र बनाती है। आइए सबसे पहले हम सबसे विद्वान श्री काउत्स्की को मार्क्स और एंगेल्स की सैद्धांतिक प्रस्तावनाओं की याद दिलाएं, जिन्हें उस पांडित्यपूर्ण व्यक्ति ने पूंजीपति वर्ग को प्रसन्न करने के लिए शर्मनाक ढंग से भूल दिया है, और फिर मामले को यथासंभव लोकप्रिय ढंग से समझाएं। न केवल प्राचीन और सामंती बल्कि आधुनिक प्रतिनिधि राज्य भी पूंजी द्वारा मजदूरी श्रम के शोषण का एक साधन है। एंगेल्स राज्य पर अपने काम में, इसलिए चूंकि राज्य केवल एक संक्रमणकालीन संस्था है जिसका उपयोग संघर्ष में, क्रांति में अपने विरोधियों को बलपूर्वक दबाने के लिए किया जाता है, इसलिए स्वतंत्र लोगों के राज्य की बात करना सरासर बकवास है। जब तक सर्वहारा वर्ग को राज्य की आवश्यकता है, उसे स्वतंत्रता के हित में इसकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने विरोधियों को दबाने के लिए है। और जैसे ही स्वतंत्रता की बात करना संभव हो जाता है, राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। एंगेल्स बेबेल को लिखे अपने पत्र में 28 मार्च 1875। वास्तव में, हालांकि राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के उत्पीड़न के लिए एक मशीन के अलावा और कुछ नहीं है, और वास्तव में लोकतांत्रिक गणराज्य में राजशाही से कम नहीं है। एंगेल्स मार्क्स द्वारा फ्रांस में गृहयुद्ध का परिचय। सार्वभौमिक मताधिकार श्रमिक वर्ग की परिपक्वता का पैमाना है। वर्तमान राज्य में इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता और कभी नहीं होगा। एंगेल्स राज्य पर अपने काम में। श्री काउत्स्की इस प्रस्ताव के पहले भाग में बहुत उबाऊ ढंग से जुगाली करते हैं जो पूंजीपति वर्ग को स्वीकार्य है, लेकिन दूसरा भाग जिसे हमने इटैलिक किया है और जो पूंजीपति वर्ग को स्वीकार्य नहीं है, पाखंडी काउत्स्की चुपचाप छोड़ देते हैं। कम्यून को एक कार्यशील निकाय होना था, न कि एक संसदीय, एक साथ कार्यकारी और विधायक। 3 या 6 साल में एक बार ये तय करने के बजाय कि शासक वर्ग का कौन सा सदस्य संसद में लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा और उनका दमन करेगा, सार्वभौमिक मताधिकार का उद्देश्य कम्यूनों में गठित लोगों की सेवा करना था, क्योंकि व्यक्तिगत मताधिकार हर दूसरे नियोक्ता को अपने व्यवसाय के लिए श्रमिकों, फॉरमैन और अकाउंटेंट की तलाश में सेवा प्रदान करता है। मार्क्स, पेरिस कम्यून पर अपने काम, द सिविल वॉर इन फ्रांस में। इनमें से हर एक प्रस्ताव जो सबसे विद्वान श्री काउत्स्की को अच्छी तरह से पता है, उनके चेहरे पर तमाचा है और उनके धर्मत्याग को उजागर करता है। अपने पैम्फलेट में कहीं भी काउत्स्की ने इन सत्यों की थोड़ी सी भी समझ नहीं दिखाई है। उनका पूरा पैम्फलेट मार्क्सवाद का सरासर मजाक है।
आधुनिक राज्यों के बुनियादी कानूनों को लें, उनके प्रशासन को लें, सभा करने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता या कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता को लें, और आपको हर मोड़ पर बुर्जुआ लोकतंत्र के पाखंड का सबूत मिलेगा, जिससे हर ईमानदार और वर्ग चेतन कार्यकर्ता परिचित है। एक भी राज्य नहीं है, चाहे वह कितना भी लोकतांत्रिक क्यों न हो, जिसके संविधान में कोई खामियां या आरक्षण न हो, जो पूंजीपति वर्ग को श्रमिकों के खिलाफ सेना भेजने, मार्शल लॉ घोषित करने आदि की संभावना की गारंटी देता हो, सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन की स्थिति में और वास्तव में शोषित वर्ग द्वारा गुलामी की अपनी स्थिति का उल्लंघन करने और गैर दासतापूर्ण तरीके से व्यवहार करने की कोशिश करने की स्थिति में। काउत्स्की ने बेशर्मी से बुर्जुआ लोकतंत्र को अलंकृत किया है और उदाहरण के लिए यह उल्लेख करना छोड़ दिया है कि अमेरिका या स्विट्जरलैंड में सबसे लोकतांत्रिक और गणतंत्रवादी पूंजीपति वर्ग हड़ताल करने वाले श्रमिकों से कैसे निपटता है। बुद्धिमान और विद्वान काउत्स्की इन बातों के बारे में चुप रहते हैं। उस विद्वान राजनीतिज्ञ को यह एहसास नहीं है कि इस मामले पर चुप रहना घृणित है। वह मजदूरों को इस तरह की नर्सरी कहानियां सुनाना पसंद करता है कि लोकतंत्र का मतलब है अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। यह अविश्वसनीय है, लेकिन यह एक सच्चाई है। हमारे प्रभु के वर्ष 1918 में दुनिया के सभी लोकतंत्रों में विश्व साम्राज्यवादी नरसंहार और अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों, यानी जिन्होंने समाजवाद के साथ घृणित रूप से विश्वासघात नहीं किया है, जैसे कि रेनॉल्ड्स और लोम्बोविट्स, शेडेमैन और काउत्स्की, हेंडरसन और वेब्स इत्यादि, का गला घोटने के 5वें वर्ष में विद्वान श्री काउत्स्की बहुत ही मधुरता से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की प्रशंसा करते हैं। जो लोग रुचि रखते हैं वे काउत्स्की के पैम्फलेट के पेज 15 पर इसे पढ़ सकते हैं, और पेज 16 पर यह विद्वान व्यक्ति आपको 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में विग्स और टोरीज के बारे में बताता है। क्या शानदार विद्वत्ता! पूंजीपतियों के सामने कैसी परिष्कृत दास्ता! पूंजीपतियों के सामने कैसी सभ्य चापलूसी और चाटुकारिता! अगर मैं क्रूप या शेडेमैन या क्लेमेंसियो या रेनाडेल होता तो मैं मिस्टर काउत्स्की को लाखों डॉलर देता, उन्हें जूस किस से पुरस्कृत करता, मजदूरों के सामने उनकी प्रशंसा करता और उनके जैसे सम्माननीय लोगों के साथ समाजवादी एकता का आग्रह करता। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के खिलाफ पर्चे लिखना, 18वीं सदी में इंग्लैंड में विग्स और टोरीज के बारे में बात करना, ये दावा करना कि लोकतंत्र का मतलब अल्पसंख्यकों की रक्षा करना है, और अमेरिका के लोकतांत्रिक गणराज्य में अंतर्राष्ट्रीयवादियों के खिलाफ नरसंहार के बारे में चुप रहना, क्या ये पूंजीपति वर्ग की सेवा करना नहीं है? विद्वान श्री काउत्स्की ने संभवतः गलती से भूल गए एक छोटी सी बात, अर्थात कि बुर्जुआ लोकतंत्र में शासक दल अल्पसंख्यक की सुरक्षा केवल दूसरी बुर्जुआ पार्टी को ही प्रदान करता है, जबकि सर्वहारा वर्ग को सभी गंभीर, गहन और मौलिक मुद्दों पर अल्पसंख्यक की सुरक्षा के बजाय मार्शल लॉ या नरसंहार मिलता है। लोकतंत्र जितना अधिक विकसित होता है, पूंजीपति वर्ग के लिए खतरनाक किसी भी गंभीर राजनीतिक विचलन के संबंध में नरसंहार या गृह युद्ध उतना ही आसान होता है। विद्वान श्री काउत्स्की बुर्जुआ लोकतंत्र के इस कानून का अध्ययन गणतंत्र फ्रांस में ड्रेफस मामले, अमेरिका के लोकतांत्रिक गणराज्य में नीग्रो और अंतर्राष्ट्रीयवादियों की लिंचिंग, लोकतांत्रिक ब्रिटेन में आयरलैंड और उल्स्टर के मामले, रूस के लोकतांत्रिक गणराज्य में अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों को फंसाने और उनके खिलाफ नरसंहार करने के संबंध में कर सकते थे। मैंने जानबूझकर न केवल युद्ध के समय से बल्कि युद्ध पूर्व समय और शांति काल से भी उदाहरण चुने हैं, लेकिन चापलूस काउत्स्की 20वीं सदी के इन तथ्यों से अपनी आंखें बंद रखना पसंद करते हैं और इसके बजाय 18वीं सदी के विग्स और टोरीज के बारे में श्रमिकों को आश्चर्यजनक रूप से नहीं, उल्लेखनीय रूप से दिलचस्प, असामान्य रूप से शिक्षाप्रद और अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण बातें बताना पसंद करते हैं। बुर्जुआ संसद को ही लीजिए। क्या ऐसा हो सकता है कि विद्वान काउत्स्की ने कभी नहीं सुना कि लोकतंत्र जितना अधिक विकसित होता है, बुर्जुआ संसदें उतनी ही अधिक स्टॉक एक्सचेंज और बैंकरों के अधीन होती हैं? इसका मतलब यह नहीं है कि हमें बुर्जुआ संसद का उपयोग नहीं करना चाहिए। बोल्शेविकों ने संभवतः दुनिया की किसी भी अन्य पार्टी की तुलना में इसका बेहतर उपयोग किया, क्योंकि 1912 से 14 में हमने चौथे ड्यूमा में पूरे मजदूरों के समूह को जीत लिया था। लेकिन इसका मतलब यह है कि केवल एक उदारवादी ही बुर्जुआ संसदीय प्रणाली की ऐतिहासिक सीमाओं और पारंपरिक प्रकृति को भूल सकता है, जैसा कि काउत्स्की भूल गए हैं। सबसे लोकतांत्रिक बुर्जुआ राज्य में भी उत्पीड़ित लोगों को हर कदम पर पूंजीपतियों के लोकतंत्र द्वारा घोषित औपचारिक समानता और सर्वहारा वर्ग को उजरती दासों में बदलने वाली हजारों वास्तविक सीमाओं और छल कपटों के बीच रोते हुए विरोधाभास का सामना करना पड़ता है। ये वास्तव में यही विरोधाभास है जो पूंजीवाद की सड़न, झूठ और पाखंड के प्रति लोगों की आंखें खोल रहा है। ये वही अंतर्विरोध है जिसे समाजवाद के आंदोलनकारी और प्रचारक लगातार लोगों के सामने उजागर कर रहे हैं, ताकि उन्हें क्रांति के लिए तैयार किया जा सके।
और अब जब क्रांति का दौर शुरू हो गया है तो काउत्स्की उससे मुंह मोड़ लेता है और मरणासन बुर्जुआ लोकतंत्र के आकर्षण का बखान करने लगता है। सर्वहारा लोकतंत्र, जिसका एक रूप सोवियत सरकार है, ने दुनिया में अभूतपूर्व लोकतंत्र का विकास और विस्तार किया है, जो कि अधिकांश आबादी, शोषित और मेहनतकश लोगों के लिए है। लोकतंत्र के बारे में एक पूरी पुस्तिका लिखना, जैसा कि काउत्स्की ने किया, जिसमें 2 पेज तानाशाही और दर्जनों पेज शुद्ध लोकतंत्र के लिए समर्पित है, और इस तथ्य पर ध्यान न देना उदारवादी शैली में विषय को पूरी तरह से विकृत करना है। विदेश नीति को ही लें। किसी भी बुर्जुआ राज्य में, यहाँ तक कि सबसे लोकतांत्रिक राज्य में भी, इसे खुलेआम नहीं चलाया जाता। लोगों को हर जगह धोखा दिया जाता है, और लोकतांत्रिक फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन में यह अन्य देशों की तुलना में अतुलनीय रूप से व्यापक पैमाने पर और अतुलनीय रूप से सूक्ष्म तरीके से किया जाता है। सोवियत सरकार ने क्रांतिकारी तरीके से विदेश नीति से रहस्य का पर्दा हटा दिया है। काउत्स्की ने इस पर ध्यान नहीं दिया, वह इसके बारे में चुप रहता है। हालांकि शिकारी युद्धों और प्रभाव के क्षेत्रों के विभाजन, यानी पूंजीवादी डाकुओं के बीच दुनिया के विभाजन के लिए गुप्त संधियों के युग में यह मौलिक महत्व का है, क्योंकि इस पर शांति, करोड़ों लोगों के जीवन और मृत्यु का सवाल निर्भर करता है। राज्य की संरचना को ही लें। काउत्स्की ने हर तरह की छोटी मोटी बातों को उठाया, यहाँ तक कि इस तर्क को भी कि सोवियत संविधान के तहत चुनाव अप्रत्यक्ष है, लेकिन वह मुद्दे से चूक गए। वह राज्य तंत्र, राज्य की मशीनरी की वर्ग प्रकृति को देखने में विफल रहे। बुर्जुआ लोकतंत्र के तहत पूंजीपति हजारों तरकीबों से, जो जितनी ज्यादा शुद्ध लोकतंत्र विकसित होती हैं उतनी ही ज्यादा चालाक और कारगर होती हैं, लोगों को प्रशासनिक कामों से, प्रेस की आजादी से, सभा करने की आजादी से दूर कर देते हैं। सोवियत सरकार दुनिया की पहली सरकार है, या सख्ती से कहें तो दूसरी, क्योंकि पेरिस कम्यून ने भी यही करना शुरू किया था, जिसने लोगों, खास तौर पर शोषित लोगों को प्रशासन के काम में भर्ती किया। मेहनतकश लोगों को बुर्जुआ संसदों में भाग लेने से हजारों बाधाओं के द्वारा रोका जाता है। बुर्जुआ लोकतंत्र के तहत वे कभी भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय नहीं करते हैं, जिनका निर्णय स्टॉक एक्सचेंज और बैंक करते हैं, और मजदूर अच्छी तरह से जानते हैं और महसूस करते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि बुर्जुआ संसदें उनके लिए विदेशी संस्थाएं हैं, पूंजीपति वर्ग द्वारा मजदूरों के उत्पीड़न के साधन हैं, शत्रुतापूर्ण वर्ग की संस्थाएं हैं, शोषक अल्पसंख्यक की संस्थाएं हैं। सोवियत स्वयं मेहनतकश और शोषित लोगों का प्रत्यक्ष संगठन है, जो उन्हें हर संभव तरीके से अपने राज्य को संगठित और प्रशासित करने में मदद करती है। और इसमें मेहनतकश और शोषित लोगों का अगुवा शहरी सर्वहारा वर्ग ही है, जो बड़े उद्यमों द्वारा सबसे अच्छी तरह से एकजुट होने का लाभ उठाता है। अन्य सभी की तुलना में इसके लिए चुने गए लोगों को चुनना और उन पर नियंत्रण रखना आसान है। संगठन का सोवियत रूप स्वचालित रूप से सभी मेहनतकश और शोषित लोगों को उनके अगुआ सर्वहारा वर्ग के इर्द गिर्द एकजुट करने में मदद करता है। पुराना बुर्जुआ तंत्र, नौकरशाही, धन के विशेषाधिकार, बुर्जुआ शिक्षा, सामाजिक संबंध आदि, ये वास्तविक विशेषाधिकार जितने अधिक विविध होते हैं, बुर्जुआ लोकतंत्र उतना ही अधिक विकसित होता है। ये सब सोवियत संगठन के तहत गायब हो जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता पाखंड नहीं रह जाती, क्योंकि पूंजीपति वर्ग से छपाई संयंत्र और कागज के स्टॉक छीन लिए जाते हैं। यही बात सबसे अच्छी इमारतों, महलों, हवेलियों और जागीरों पर भी लागू होती है। सोवियत सत्ता ने एक झटके में शोषकों से इन बेहतरीन इमारतों में से हजारों को छीन लिया और इस तरह लोगों के लिए सभा के अधिकार को, जिसके बिना लोकतंत्र एक धोखा है, लाखों गुना ज्यादा लोकतांत्रिक बना दिया। गैर स्थानीय सोवियतों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव सोवियतों की कांग्रेस आयोजित करना आसान बनाते हैं। वे पूरे तंत्र को कम खर्चीला, ज्यादा लचीला और मजदूरों और किसानों के लिए ज्यादा सुलभ बनाते हैं। ऐसे समय में जब जीवन उबल रहा हो और अपने स्थानीय डिप्टी को वापस बुलाने या उसे सोवियतों की आम कांग्रेस में सौंपने में बहुत तेजी से सक्षम होना जरूरी हो। सर्वहारा लोकतंत्र किसी भी बुर्जुआ लोकतंत्र से लाख गुना अधिक लोकतांत्रिक है। सोवियत सत्ता सबसे लोकतांत्रिक बुर्जुआ गणराज्य से लाख गुना अधिक लोकतांत्रिक है। इसे न देख पाने के लिए या तो जानबूझकर पूंजीपति वर्ग की सेवा करनी होगी, या राजनीतिक रूप से मृत हो जाना होगा, जो बुर्जुआ पुस्तकों के धूल भरे पन्नों के पीछे से वास्तविक जीवन को देखने में असमर्थ हो। बुर्जुआ लोकतांत्रिक पूर्वाग्रहों से पूरी तरह ग्रस्त हो जाना होगा, और इस प्रकार वस्तुगत रूप से स्वयं को पूंजीपति वर्ग का अनुचर बना लेना होगा। इसे न देख पाने के लिए व्यक्ति को उत्पीड़ित वर्गों के दृष्टिकोण से प्रश्न प्रस्तुत करने में असमर्थ होना होगा, क्या दुनिया में एक भी ऐसा देश है, यहाँ तक कि सर्वाधिक लोकतांत्रिक बुर्जुआ देशों में भी, जहां औसत दर्जे का मजदूर, औसत दर्जे का खेत मजदूर, या आमतौर पर गांव का अर्धसहारा यानी उत्पीड़ितों का जनसंख्या के भारी बहुमत का प्रतिनिधि
बेहतरीन इमारतों में बैठकें करने की ऐसी स्वतंत्रता का आनंद उठाता है। अपने विचारों को व्यक्त करने और अपने हितों की रक्षा के लिए सबसे बड़े मुद्रण संयंत्रों और कागज के सबसे बड़े स्टॉक का उपयोग करने की ऐसी स्वतंत्रता का आनंद उठाता है। अपने ही वर्ग के पुरुषों और महिलाओं को प्रशासन चलाने और राज्य को आकार देने के लिए बढ़ावा देने की ऐसी स्वतंत्रता का आनंद उठाता है, जैसा कि सोवियत रूस में था। ये सोचना हास्यास्पद है कि श्री काउत्स्की किसी भी देश में 1000 में से एक भी ऐसा सुविज्ञ कार्यकर्ता या खेत मजदूर पा सकते हैं जिसे उत्तर के बारे में कोई संदेह हो। सहज रूप से बुर्जुआ प्रेस में सत्य की स्वीकारोक्ति के अंशों को सुनकर पूरी दुनिया के मजदूर सोवियत गणराज्य के साथ सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि वे इसे सर्वहारा लोकतंत्र, गरीबों के लिए लोकतंत्र मानते हैं, न कि अमीरों के लिए लोकतंत्र, जैसा कि हर बुर्जुआ लोकतंत्र, यहाँ तक कि सबसे अच्छा लोकतंत्र भी, वास्तव में होता है। हम पर शासन किया जाता है और हमारे राज्य को ढाल दिया जाता है बुर्जुआ नौकरशाहों द्वारा, बुर्जुआ संसद सदस्यों द्वारा, बुर्जुआ न्यायाधीशों द्वारा। ये सरल, स्पष्ट और निर्विवाद सत्य है जिसे सभी बुर्जुआ देशों में, जिनमें सर्वाधिक लोकतांत्रिक देश भी शामिल हैं, उत्पीड़ित वर्गों से संबंधित करोड़ों लोग अपने अनुभव से जानते हैं, महसूस करते हैं और हर दिन इसका एहसास करते हैं। रूस में हालांकि नौकरशाही मशीन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, जमीन पर गिरा दिया गया है, पुराने सभी न्यायाधीशों को निकाल दिया गया है, बुर्जुआ संसद को तितर-बितर कर दिया गया है और श्रमिकों और किसानों को कहीं अधिक सुलभ प्रतिनिधित्व दिया गया है, उनके सोवियतों ने नौकरशाहों की जगह ले ली है, या उनके सोवियतों को नौकरशाहों के नियंत्रण में रखा गया है और उनके सोवियतों को न्यायाधीशों का चुनाव करने के लिए अधिकृत किया गया है। ये तथ्य ही सभी उत्पीड़ित वर्गों के लिए यह पहचानने के लिए पर्याप्त है कि सोवियत सत्ता यानी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का वर्तमान रूप सबसे लोकतांत्रिक बुर्जुआ गणराज्य की तुलना में लाखों गुना अधिक लोकतांत्रिक है। काउत्स्की इस सत्य को नहीं समझते, जो हर कार्यकर्ता के लिए इतना स्पष्ट और स्पष्ट है, क्योंकि वह ये प्रश्न पूछना भूल गए, अनसीख गए, लोकतंत्र किस वर्ग के लिए है। वह शुद्ध यानी गैर वर्ग या उच्च वर्ग लोकतंत्र के दृष्टिकोण से तर्क करते हैं। वह शाइलॉक की तरह तर्क करते हैं, मेरा मांस का पाउंड और कुछ नहीं। सभी नागरिकों के लिए समानता, अन्यथा कोई लोकतंत्र नहीं है। हमें विद्वान काउत्स्की, मार्क्सवादी और समाजवादी काउत्स्की से पूछना चाहिए, क्या शोषित और शोषक के बीच समानता हो सकती है? ये भयानक है, यह अविश्वसनीय है कि दूसरे इंटरनेशनल के वैचारिक नेता द्वारा लिखी गई किताब पर चर्चा करते समय ऐसा सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर मत देखो और काउत्स्की के बारे में लिखने का बीड़ा उठाते हुए मुझे विद्वान व्यक्ति को ये समझाना होगा कि शोषक और शोषित के बीच कोई समानता क्यों नहीं हो सकती।